हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स कैफे। मैं हूं सुजीत श्रीवास्तवा। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे बोर्ड सीरीज में। आज जिस वीडियो को लेकर हम आए हैं वो है हमारे टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पर। आप जानते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कितना इम्पॉर्टेंट बेसिकली टॉपिक है हमारे इस सीबीएसई या आईएससी एग्जामिनेशन 2026 के लिए, क्योंकि यहां से आपको मिलेंगे क्वेश्चंस जो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे बेटा। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अब हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। तो मोर और लेस 10 to 12 marks we are going to cover via application of derivatives। कोशिश करूंगा कि एक सिंगल वीडियो में आपको ये कंप्लीट चैप्टर दूं, लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा। कोशिश करता हूं किन किन एप्लीकेशंस को हम अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजरर। दूसरा एप्लीकेशन हमको पढ़ना है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तीसरा एप्लीकेशन हम लोगों को पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, मतलब मोनोटोनिक फंक्शंस। और चौथा टॉपिक जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमको पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए, ये बात श्योर है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा पर एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डेफिनेटली हमको मिलने वाला है, और इन तीनों से ही हमको शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट मिलाकर मोर और लेस 8 to 12 मार्क्स का वेटेज हमारे इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का होने वाला है। तो आज सबसे पहले हम लोग इन चारों एप्लीकेशंस में शुरुआत करेंगे डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर से। क्या है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर? सबसे पहली बात तो हम ये करें कि रेट मेजरमेंट की बात अगर हो रही है तो रेट जब मेजर कर रहे हैं तो रेट का मतलब, रेट मेजरमेंट ही हमको ये बात बताता है, इट टेल्स अस दैट अ वेरिएशन इन अ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द अदर, चेंज इन अ पर्टिकुलर क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी। वैसे ही यहां पर डेरिवेटिव्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो मोस्टली हम डेरिवेटिव्स के लिए ये एक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं dy/dx। तो बेसिकली ये dy/dx हमको बता क्या रहा है? ये बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx रिप्रेजेंट करता है। सीधी सी बात है यार कि y में कुछ चेंज हो रहा है एज x चेंजेस। मतलब ध्यान देने वाली बात है यहां पर। देखिएगा, अगर मैं किसी फंक्शन के ग्राफ को यहां ड्रॉ करूं, लेट अस से हम कहें भाई कि इनिशियली x1 x की वैल्यू है, हमने x की वैल्यू चेंज की, हम x की वैल्यू चेंज करके x2 कर देते हैं। तो इस x2 के करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं x में चेंज हुआ x1 से x2, तो y में भी चेंज हुआ y1 से y2। तो यहां पर ये जो चेंज इन x है, लेट अस से डेल्टा x है, और ये चेंज इन y है डेल्टा y। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और जब हम बोलते हैं कि डेल्टा x टेंड्स टू 0, नॉट एग्जैक्टली 0, टेंड्स टू 0, इन दैट केस हम इसको
इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं, और ये हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने फिजिक्स में बहुत से टॉपिक्स में, मैकेनिक्स में रेट मेजरमेंट पढ़ा है। मैं आपको याद दिलाता हूं, जैसे आपने जब स्पीड पढ़ा था, याद करिए स्पीड क्या था? स्पीड था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना। एक्सीलरेशन भी आपने पढ़ा था। एक्सीलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था बेटा। इन जनरल डे टू डे लाइफ में अगर हम इंक्रीज इन पॉपुलेशन की बात करें, इंक्रीज इन पॉपुलेशन की बात करें, तो वो बेसिकली क्या हो जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन हो जाता है ना। बिल्कुल। तो यहां पर बात ये हो रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल या किसी और पैरामीटर के टर्म्स में, तो यहां पर dy बाई डी एक्स बेसिकली एक मीनिंग तो dy बाई डी एक्स का था डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब एक मीनिंग हम और पढ़ रहे हैं यहां पर कि ये रेट का मेजरमेंट कर रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन बच्चों अभी और ज्यादा हम ले सकते हैं कुछ एक प्रॉब्लम्स के थ्रू। तो आइए एक प्रॉब्लम लेते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं। अक्सर इस तरह के प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। हम यहां पर एक क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं रेट मेजरमेंट को समझने के लिए कि कैसे इसका एप्लीकेशन करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पर। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, अ बलून which remains spherical, a balloon which remains spherical और diameter variable है, has a short form में लिख रहा हूं, variable diameter, let's say as 3 by 2 times 2x plus 3, वेरिएबल डायमीटर 3 by 2 times 2x plus 3। मैंने आपसे कहा यहां पर क्या निकालना है आपको? लेट्स से फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बेटा यहां पर समझने वाली बात है, एक बलून है भाई, ठीक है बलून है तो यार बलून हम बना लेते हैं। आइए, ये बलून है, स्फेरिकल रह रहा है हमेशा, तो मैंने कहा भाई सब स्फेरिकल है बलून। स्फेरिकल बलून का जो रेडियस है मान लो r है, एज्यूम कर लो, तो r रेडियस डायमीटर का हाफ होगी, हाफ ऑफ द डायमीटर। इस क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है तो रेडियस हो गई 1 by 2 times 3 by 2 times 2x plus 3, that is रेडियस हो गई 3 by 4 times 2x plus 3। ये रेडियस आ गई आपकी। आपसे चेंज इन वॉल्यूम पूछ रहा है, दैट मीन्स आपको वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो बेटा आप लोगों को क्लास 10th में जो सॉलिड ज्योमेट्री आप लोगों ने मेंसुरेशन पढ़ा था, जिसमें स्फीयर, कोन, सिलेंडर, ये सारे सॉलिड्स पढ़े थे, उनके बेसिक फॉर्मूलाज बहुत काम आने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। प्लीज डू रिवाइज ऑल ऑफ देम। यहां पर देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून की अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर, बेटा आर के प्लेस पर है 3/4 2x plus 3 होल क्यूब। अब आप सॉल्व करेंगे जब तो 4/3 का स्क्वायर आएगा, सॉरी 3/4 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक देखो 3 और एक ये 4 कैंसिल होगा, तो 3/4 का स्क्वायर और इंटू 2x plus 3 to the power 3, यानी कि वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आ गया 9/16 times 2x plus 3 होल क्यूब। अभी जब वॉल्यूम आ गया ना बेटा, जब वॉल्यूम तुमने फाइंड आउट कर लिया और अब तुमसे अगर मैं बोलूं कि तुमको फाइंड आउट करना है चेंज इन वॉल्यूम,
एंड क्या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका मतलब यहां पर आप क्या कहोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे, देखो डी वी बाय डी एक्स, अब ये तो वॉल्यूम तो यार एक्स का ही फंक्शन है, आराम से डिफरेंशिएट होगा, चेन रूल लगेगा। तो ये 9/16 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग टू द पावर n, n इंटू समथिंग टू द पावर n माइनस 1 इंटू इस समथिंग का डेरिवेटिव यानी कि 2। तो ये बेटा 654/16 टाइम्स 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। दिस विल बी व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून विथ रिस्पेक्ट टू द x। तो एक छोटा सा एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाया कि कैसे यहां पर रेट मेजरर को यूटिलाइज कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स को एज अ रेट मेजरर हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं बेटा, है ना। तो आइए जरा अब एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं कि इफ द एरिया ऑफ अ सर्किल इंक्रीजेस, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन अगला हमारा है, इफ द एरिया ऑफ अ सर्किल इंक्रीजेस, if the area of a circle increases at a uniform rate, at a uniform rate, okay, then prove that what we have to prove, then prove that the perimeter varies inversely as its radius, inversely as the radius। अब ध्यान से समझने वाली बात है, यहां पर सर्किल के एरिया को बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्किल कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्किल कांस्टेंट है, और पेरीमीटर को प्रूव करना है कि वो इंक्रीज कर रहा है इनवर्सली एज इट्स रेडियस। तो कैसे कर सकते हैं बच्चों, देखिए इसको। सबसे पहले अगर कोई सर्किल एज्यूम करें हम जिसका रेडियस r है, तो बेटा सर्किल का एरिया आप क्या लिखोगे, a पाई r स्क्वायर, यही तो लिखेंगे ना। और बोल रहे हैं कि एरिया इंक्रीजेस, अरे यार तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया भी तो निकालोगे, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dA/dt हो जाएगा 2 पाई r इंटू dr/dt हो जाएगा ना। अच्छा बोल रहा है कि एरिया इंक्रीजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, यानी कि ये कांस्टेंट है, हम एज्यूम कर लेते हैं इसको कि कुछ k है, इसको एज्यूम कर लिया k है, तो k हो गया 2 पाई r dr/dt। तो यहां से dr/dt की वैल्यू आ गई k/2 पाई r, k/2 पाई r, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब अगर आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में, अगर आपसे ये बात बोली जा रही है कि पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज इट्स रेडियस, तो यार पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब 2 पाई r, इसका मतलब dp/dt करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर आ जाएगा 2 पाई इंटू dr/dt। अब dr/dt की वैल्यू यहां से तुमने निकाली है ना, वो यहां रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो dp/dt आ जाएगा 2 पाई इंटू k/2 पाई r, 2 पाई r कैंसिल, तो dp/dt is equal to k/r, and which simply says it varies as 1/r। मतलब dp/dt is directly proportional to 1/r। You can say perimeter is varying inversely as its radius।
तो बहुत मुश्किल नहीं होता है रेट मेजरर को समझना, क्योंकि ऑलरेडी फिजिक्स में आप लोग इसको काफी कर चुके हैं। इतना ज्यादा फिजिक्स में एक्सप्लेनेशन इसका मिल चुका है आपको, अप्लाई कर चुके हैं आपको, कि ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है ना। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन और लेते हैं। लीजिए जरा एक क्वेश्चन लेते हैं। अ पार्टिकल मूव्स, नोट कर देता हूं मैं उस क्वेश्चन को भी यहां पर, यूजुअली मैं नोट कर दे रहा हूं, क्वेश्चंस को थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है लेकिन मैं नोट कर देता हूं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग, a particle moves along the curve। अब कर्व क्या है बेटा, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है ना। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व at which बोल रहा है कि y कोऑर्डिनेट, at which y कोऑर्डिनेट चेंजेस या चेंजिंग लिख दो, चेंजिंग y कोऑर्डिनेट चेंजिंग 8 times as fast as its x coordinate। मतलब y रेट ऑफ चेंज ऑफ जो y कोऑर्डिनेट है वो 8 टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट है। ऐसे वो कौन से पॉइंट्स होंगे इस कर्व पर लाई करने वाले जहां पर ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन को हिट कहां से कर लें, क्योंकि x और y कोऑर्डिनेट्स कनेक्टेड हैं इस कर्व से ही बेटा, और इस कर्व पर ही लाई करने वाले पॉइंट्स भी हैं जहां पर ऐसा कुछ हो रहा है कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। लैंग्वेज पर क्वेश्चन की ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो सवाल गलत हो सकता है। तो यहां पर देखिए आपने जो कर्व दे रखा था उसको आप डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 6 टाइम्स dy बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर टाइम्स dx बाई डी टी, और ये 2 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। लेकिन अब यहां पर गिवन क्या है, गिवन है कि dy बाई डी टी जो है वो 8 dx अपॉन डी टी की इक्वल है। ये गिवन है बेटा, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो इसको यहां यूटिलाइज कर ही सकते हैं हम लोग। तो आइए यूज कर लें। तो इन प्लेस ऑफ dy बाई डी एक्स आपने dy बाई डी टी आपने 8 टाइम्स dx बाई डी टी लिख दिया, और ये 3x स्क्वायर टाइम्स dx बाई डी टी। यू कैन सी 3 2 जा 6, dx बाई डी टी गॉट कैंसल्ड, तो इधर 16 बच रहा है और इधर x स्क्वायर बच रहा है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ रही है। अब यार x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू निकल कर आएगी 1/6 टाइम्स x क्यूब का मतलब 4 क्यूब प्लस 2। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी 1/6, 4 क्यूब कितना होता है 64 और प्लस 2 66, तो 11। यानी कि जब x 4 है तो y 11 आ गया, तो पॉइंट क्या हो गया 4,11। सिमिलरली बेटा जब x की वैल्यू -4 है तब y की वैल्यू क्या होगी 1/6 टाइम्स -64 प्लस 2, दैट इज -62, तो -62/6 है ना। -62/6 को आप क्या लिख सकते हो -31/3, तो उस केस में पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4, -31/3। That means we will be having the 2 points on the curve 4,11, and the other one is what -4, -31, where
the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. आप लोगों ने यहां पर कुछ एग्जाम्पल से आई थिंक ये समझने की कोशिश की कि किस तरह से डेरिवेटिव को एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ सम क्वांटिटी हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. आपने इसके और क्वेश्चंस भी अभी करने होंगे प्रैक्टिस में, ठीक है ना. तो अब हम मूव करते हैं अपने अगले एप्लीकेशन की तरफ, जो है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स. तो अपने दूसरे एप्लीकेशन में हम लोग करने जा रहे हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. देखिए मैंने यहां पर एक ये डायग्राम बनाया है आपके सामने. ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स. ये इसकी टेंजेंट है किसी सर्टेन पॉइंट P पर, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं. तो ये नॉर्मल है. क्लास 11th में एटलीस्ट इतना तो हमने पढ़ ही लिया था कि dy बाई डी एक्स जो है इसका एक और मतलब होता है, ये बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट को भी रिप्रेजेंट करता है. dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट को भी रिप्रेजेंट करता है. और स्लोप ऑफ टेंजेंट को जब ये रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब है कि अगर किसी कर्व के किसी सर्टेन पॉइंट पर हमें अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो हम उस कर्व को डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकालेंगे, और उस सर्टेन पॉइंट पर हमें स्लोप पता चल जाएगा. और स्लोप पता चल जाएगा तो वन पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन जो क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था उसको यूज करके इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं. जैसे मैंने अगर यहां पर इस पॉइंट को एज्यूम कर लिया x1 y1, तो चूंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट तो dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेटा ध्यान दीजिएगा नॉर्मल और टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं. इसका मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए. ये तो पढ़ रखा है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है. तो मैंने वही लिखा है यहां पर. दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक टेंजेंट हमारी, एक नॉर्मल हमारा. इनका स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, होना ही चाहिए. इसका मतलब नॉर्मल का स्लोप यहां से निकाल सकते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 अपॉन dy बाई डी एक्स. ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अगर मैं एट द पॉइंट x1 y1 टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? एट p x1 y1 क्या हो जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 और मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1. तो आप देख सकते हैं कि ये वन पॉइंट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन ही तो है ना बेटा. ये वन पॉइंट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन ही तो है जो क्लास 10th में हमने पढ़ी है, उसका ही एप्लीकेशन है. बस क्योंकि dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जब जब हम लोग टेंजेंट नॉर्मल की बात करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को निकालने के लिए dy बाई डी एक्स का यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि अब हमने ये जान लिया है कि dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट को भी रिप्रेजेंट करता है. गॉट इट? तो dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है. इसका यूटिलाइज करके हम गिवन क्वेश्चन में फंक्शन को डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे, और स्लोप ऑफ टेंजेंट का यूज करके टेंजेंट की इक्वेशन भी निकाल लेंगे. सिमिलरली बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिख सकते हैं. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिखा जा सकता है एट द पॉइंट x1 y1. वो कैसे लिख सकते हैं? वो भी वन पॉइंट फॉर्म y माइनस y1. अब यहां पर यार स्लोप ऑफ टेंजेंट था तो यहां पर स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अभी हमने निकाला, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स है, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 और मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1. तो दिस विल गिव्स अस व्हाट? द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. क्वेश्चन मिलते हैं. अब यहां पर एक समझने वाली बात है. हमने कहा कि स्लोप ऑफ नॉर्मल dy बाई डी एक्स है
और तुमने कहा कि क्लास 9th में बड़े फंडामेंटल लेवल पे बेटा टेंजेंट का स्लोप यानी कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप, टेंजेंट भी तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या पता था, tan थीटा, यानी कि थीटा इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन। मान लेते हैं ये इंक्लिनेशन थीटा है, तो हमारा जो tan थीटा होगा बेसिकली यही तो dy बाई dx है ना, यही तो dy बाई dx है ना। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि भाई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अरे यार टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ये थीटा 0 हो जाएगा, उस केस में tan 0 0 यानी कि dy बाई dx 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड है? बहुत कॉमन सी बात है, बिल्कुल बच्चों वाली बात। देखो ना यहां पर, अब मैं ये चीजें लिख भी देता हूं, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, मैं कुछ कुछ चीजें यहां लिख भी देता हूं, ध्यान दीजिएगा। इफ tangent is parallel to x axis, उस केस में बेटा क्या होगा, dy बाई dx 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है कि जब जब टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है हम कहते हैं कि डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, dy बाई dx 0 हो जाएगा। अब ये आगे एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस और अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है ना। सिमिलरली इफ tangent is parallel to the line, कोई गिवन लाइन है y is equal to mx plus c, तो इसका स्लोप क्या है m, तो टेंजेंट का स्लोप m के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। भाई टेंजेंट आपकी अगर किसी गिवन लाइन के पैरेलल हो जाएगी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन लाइन के स्लोप के इक्वल होना चाहिए ना। तो यहां पर हम बोल देंगे फिर उस सिनेरियो में कि dy बाई dx मस्ट बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। उस केस में स्लोप ऑफ द टेंजेंट मस्ट बी सेम एज दैट द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। तो बेटा लाइन के स्लोप के इक्वेट करके और वहां से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बहुत आराम से टैकल कर सकते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है बेटा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स। अलोंग विद दैट एक एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स का कॉन्सेप्ट भी आता है, आइए हम उसको भी बताते हैं आपको। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स का भी एक कॉन्सेप्ट आता है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। कैसे ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स निकलता है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। एक कर्व मान लीजिए ऐसा है, दूसरा कर्व मान लीजिए ऐसा है। एक कर्व fx है, एक दूसरा कर्व gx है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात जब भी करेगा हमेशा याद रखना सबसे पहला काम होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स को निकालना। क्या जरूरी काम होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स को निकालना। तो स्टेप 1 यही होगा, गेट व्हाट, गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स। उन दोनों कर्व्स को पहले सॉल्व करिए साइमल्टेनियसली और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालिए। उसके बाद इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर बेटा ये पहले वाले कर्व की टेंजेंट जब तुम बनाओगे तो ऐसे बनेगी, दूसरे वाले कर्व की टेंजेंट बनाओगे तो ऐसे बनेगी। दोनों कर्व्स के टेंजेंट के बीच का एंगल थीटा ही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स बेसिकली क्या है, इट इज सेम एज दैट ऑफ एंगल बिटवीन tangents, angle between tangents to the two curves at point of intersection, at point of intersection। मतलब दो कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स होगा
that will be same as that of the angle of intersection of the two curves. इसका मतलब हमें अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स निकालना है, इफ वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू कर्व्स, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द tangents at the two curves at their point of intersection. याद रखना इस बात को, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में बड़ा रोल प्ले कर रहा है। पहले वाले कर्व को डिफरेंशिएट करो यार, तो यहां से जो dy बाई डी एक्स आएगा, मान लो dy बाई डी एक्स ये फर्स्ट कर्व से आ रहा है, इसको हमने कुछ dy बाई डी एक्स 1 बोल दिया, ये स्लोप m1 हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे वाले कर्व से निकालोगे dy बाई डी एक्स, तो उसको dy बाई डी एक्स 2 बोल दो और ये m2 हो जाएगा। और फिर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये वही फॉर्मूला है जो क्लास 10th में या 11th में एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस निकालने के लिए यूज किया गया था। फर्क इतना ही है कि वो स्लोप्स m1 m2 जो हैं वो फर्स्ट कर्व का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और m2 सेकंड कर्व का डिफरेंशिएट करके वहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, तो m2 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा बहुत आराम से थीटा। बस दो कंडीशन याद रखनी है। पहली कंडीशन, इफ 1 प्लस m1 m2 बिकम 0, यार 1 प्लस m1 m2 बिकम 0 मतलब डिनोमिनेटर बिकम 0, मतलब tan थीटा इंफिनिटी आ जाएगा। tan थीटा इंफिनिटी आने का मतलब क्या है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब यहां पर बोलेंगे कि टू कर्व्स, दैट इज टू कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन कहलाता है। और अगर इफ m1 इज इक्वल टू m2 है यहां पर, तो हम कहेंगे द कर्व्स विल टच ईच अदर, टच करेंगे एक दूसरे को। ओके, तो इस केस में कांटेक्ट होगा, इस केस में इंटरसेक्शन होगा। कांटेक्ट होगा, m1 m2 के इक्वल है तो यार ये 0 हो जाएगा। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल बिटवीन द टू लाइंस 0 आने का मतलब क्या है, लाइंस टच कर रही हैं, तो लाइंस इन कांटेक्ट, दैट मींस कर्व्स इन कांटेक्ट, सेम टेंजेंट हो जाएंगी दोनों, तो कर्व। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया टेंजेंट नॉर्मल्स का, जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है बेटा। अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि वो क्वेश्चन आप किस तरह से लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने रखना भी चाहता था, तो आइए जरा कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर रखते हैं आपके सामने। टेंजेंट नॉर्मल के कुछ क्वेश्चंस को रखते हैं पहले। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, देखिए बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे, है ना, बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरह का एक बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, पहले एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है टेंजेंट नॉर्मल से, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, या कई बार ऑब्जेक्टिव भी इस तरह का आ सकता है। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x cube minus 11x plus 5 at which tangent has the equation y is equal to x minus 11। मतलब बेटा इस कर्व पर लाई करने वाले उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं
जिन पॉइंट पर टेंजेंट जो हो ये हो। टेंजेंट की इक्वेशन देने का मतलब क्या है, उसने टेंजेंट का स्लोप दे दिया, और टेंजेंट अगर ये लाइन है तो इसका स्लोप जो होगा वही इस कर्व को डिफरेंशिएट करने से भी स्लोप आना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कर्व की इक्वेशन जो दे रखी है, गिवन है हमारे प्रॉब्लम में, इसको डिफरेंशिएट करके पहले यहां से dy बाई डी एक्स निकालते हैं। dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 11। अब ये डेरिवेटिव आ गया और कह रहा है कि स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या है, इसको कंपेयर करो y इज टू mx प्लस c से, तो यार m1 है, और अगर इस कर्व की टेंजेंट ये है तो यहां से जो स्लोप निकला है और ये जो स्लोप है सेम होना चाहिए। हम दोनों स्लोप्स को इक्वेट करेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। और जब x2 है तो y कैसे निकलेगा, y की वैल्यू हो जाएगी 2 क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, 8 माइनस 22 प्लस 5, ये कितना हो गया 13 माइनस 22 माइनस 9 आ जाएगा। तो एक पॉइंट आ गया 2 माइनस 9। सिमिलरली दूसरा पॉइंट भी आ जाएगा -2 के करस्पॉन्डिंग। जब x -2 है तो y क्या हो जाएगा, -2 क्यूब 11 इंटू -2 प्लस 5, ये हो गया -8 प्लस 22 प्लस 5 27, मतलब 19, यानी कि दूसरा पॉइंट हो गया -2, 19। इसका मतलब इस कर्व पर दो पॉइंट्स ऐसे होंगे बेटा जहां पर टेंजेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू x माइनस 11 होगी। एक पॉइंट होगा 2, -9 और दूसरा पॉइंट होगा -2, 19। तो ये एलिमेंट्री क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि कर्व पर लाई करने वाले पॉइंट्स बताइए जहां पर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। तो यार यहां से डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स को पहले आपने 1 के इक्वल किया, क्योंकि लाइन ये टेंजेंट दे रखी थी, वहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो आप 0 कर देना, उससे x आ जाएगा तो y यहां से आ जाएगा कर्व की इक्वेशन से, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे आपको। बहुत छोटी सी बात है, यही एप्लीकेशंस लगाने हैं आपको, और इस तरह से ये दो एप्लीकेशन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अब आप कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस और मैक्सिमम मिनिमा की बात करेंगे। लेकिन बेटा एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज टेंजेंट नॉर्मल और रेट मेजरर के क्वेश्चंस, जो कि 1 घंटे का केवल असाइनमेंट होगा आपके लिए, लगाइएगा जरूर। अपने बोर्ड्स के PYQs ही चैप्टर वाइज इस चैप्टर के लगा लीजिएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। कोशिश करिएगा कि तब तक इसके क्वेश्चंस आप लगा लें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।